हेलो बच्चों, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और आप लोगों को पता है कि आज हम लोगों का जो FLT टेस्ट है वो भी हो रहा है होली के उपलक्ष्य में भी। तो पूरे होली से पहले और होली के बाद तक हम लोगों का ये टेस्ट चल रहा है। तो आप लोग होली खेल लिए और अच्छे से टेस्ट भी देते रहिए, पढ़ाई के साथ साथ आप जो है होली भी अच्छे से खेलिएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। और जो कि हम लोग का एक मिशन है और सिंह सर का मिशन चल रहा है कि हाँ, पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको है। तो उसी के तहत जो है काफ़ी काम हो रहा है न्यूलाइट में। तो आप लोग इस चैनल पे अगर जुड़े होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि बहुत नीट से रिलेटेड हम लोग काफ़ी चीज़ें करा रहे हैं और कुछ भी ऐसा नहीं छूट रहा है जो आपको मतलब कि बाहर कहीं जाने की ज़रूरत है। मतलब इसी चैनल पे आपको नीट से रिलेटेड हर चीज़ मिल रही होगी, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो। और प्रॉपर टेस्ट भी हो रहा है, टेस्ट होने के साथ साथ डिस्कशन हो रहा है। तो अपनी कमियों को आप लोग देखते जाइए और टेस्ट को अच्छे से देते जाइए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्वेश्चन जब अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्जाम में बिल्कुल बता रहे हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के टेस्ट को। और टेस्ट में पहला जो क्वेश्चन है वो है फॉर ए प्रोजेक्टाइल द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट रीच टू द स्क्वायर ऑफ फ्लाइट टाइम इज। क्वेश्चन में हाइट और टाइम में रिलेशन लिखना है। देखते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं। एक तो आप हाइट को फार्मूले के बेस पे लिखें और टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला लिखें, उसको डिवाइड कर दें। लेकिन एक शॉर्टकट आपको बता रहे हैं। देखो, एक फार्मूला होता है मैक्सिमम हाइट यानी h बराबर जो होता है वो 1/8 GT² होता है। इस रिलेशन को आपको याद रखना है। ये रिलेशन होता है मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के बीच में। क्वेश्चन में बोला गया है h/t² का रेशियो क्या होगा। तो h/t² बराबर हो गया g/8। g की वैल्यू क्वेश्चन में 10 रख देते हैं और 8 यहाँ पर है, तो इसको अगर 2 से काटेंगे तो 5/4। तो 5/4 इज करेक्ट आंसर। तो आप वो मेथड यूज करिए जो क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सके, है ना। तो इस अगर फार्मूले को यूज करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो आप h का फार्मूला लिखें। h बराबर क्या होता है u² sin² थीटा अपॉन 2g। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी। अब दोनों में क्या करना है, स्क्वायर करो t का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लगेगा, लेकिन इस फार्मूले को अगर आपको पता है तो बिल्कुल सेकंडों में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले का आंसर पहला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में बोला गया लिफ्ट के केस का है। लिफ्ट इज असेंडिंग, असेंडिंग मतलब ऊपर की ओर जा रहा है, विद एन एक्सेशन इक्वल टू g/3। तो लिफ्ट जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है और विद एक्सेशन ये ऊपर की ओर जा रहा है, विद एक्सेशन a इक्वल टू g/3। g/3 से ये ऊपर जा रहा है। व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग। यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा जगह ये ऊपर जा रहा है और स्टेशनरी लिफ्ट का जो टाइम पीरियड है वो t है। तो हमको मालूम है t बराबर होता है 2π√L/g। ये स्टेशनरी केस का क्वेश्चन हो गया। लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो अब ये टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो t' लिखेंगे और 2π√L/g। लेकिन यहाँ पर g जो होगा उस पर ध्यान दीजिए, g ही चेंज होता है ज़्यादातर क्वेश्चन में। तो g यहाँ पर देखें तो a से ऊपर जा रहा है और इसमें g नीचे लगेगा, तो स्यूडो फोर्स के यहाँ पर स्यूडो फोर्स लगा देंगे इस पे। तो बताओ यहाँ पर g तो नीचे लगेगा और एक्सेशन भी नीचे लगेगा स्यूडो फोर्स के। तो यहाँ पर g और एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा तो g+a हो जाएगा। चलिए टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। 2π√L और g को ऐसे रहने दें और एक्सेशन की वैल्यू g/3 है। तो ये 3g + g मिलके हो जाएगा 4g/3। 3 ऊपर आ जाएगा तो 2π√3L/4। 4 में आएगा तो बाहर आ जाएगा 2, तो ये वैल्यू आ जाएगा √3/2 × t। तो टाइम पीरियड हो जाएगा √3/2t, यानी थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो थर्ड यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट नीचे आ रही है तो इसका फार्मूला क्या होता है ना। बस केवल जी चेंज होता है। तो हम थोड़ा सा इसको समझा दे रहे हैं। अगर लिफ्ट मान लेते हैं, यहाँ पर लिफ्ट है और लिफ्ट ऊपर जा रहा है, a बराबर a से अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर जी इफेक्टिव हो जाएगा, जी की वैल्यू हो जाएगा जी इफेक्टिव इक्वल टू g+a।
है ना। और अगर लिफ्ट जो है, मान लेते हैं लिफ्ट जो है, यही लिफ्ट जो है नीचे आ रहा है विद एक्सेशन ए से, तो अब यहाँ पर जी इफेक्टिव जो हो जाएगा वो हो जाएगा जी माइनस ए, है ना। और अगर क्वेश्चन में इसी लिफ्ट में, अगर ये क्वेश्चन लिफ्ट में कांस्टेंट स्पीड से ऊपर या नीचे दोनों के लिए, यहाँ पर जो जी होगा, जी की वैल्यू, जी इफेक्टिव जो है वो जी के बराबर होगा। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से ऊपर नीचे जाएगा तो जी इफेक्टिव जी रहता है। तो 3 केस बनता है, असेंडिंग का, डिसेंडिंग का और कांस्टेंट स्पीड का। तो तीनों फार्मूले को यहाँ पर देख लें, जी की वैल्यू ऐसे ही रखेंगे तो फार्मूले में टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है द फोर्स, यहाँ पर इक्वेशन फोर्स की दे रखी है, ए आई प्लस 3j प्लस 6k एक्टिंग एट अ पॉइंट r इक्वल टू 2i माइनस 6j माइनस 12k, वैल्यू ऑफ फार ए, वैल्यू हमको बताना ए की वैल्यू क्या होगी, फॉर विच एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व के लिए ए की वैल्यू क्या होगी। तो बताओ एंगुलर मोमेंटम तब कंजर्व हो जाएगा जब टार्क क्या हो जाए, टार्क जो है कांस्टेंट हो जाए, है ना। टार्क यहाँ पर कांस्टेंट अगर होगा, यानी कि चेंज इन, अगर हम लोग नेट टार्क बोलें तो जीरो हो जाए, अगर उस पर टार्क ना लगे तो क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा। तो टार्क को यहाँ पर हम लोग जीरो कर दें, नेट टार्क क्या होना चाहिए, नेट टार्क हो जाए जीरो, है ना। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये लगेगा। चलिए अब देखते हैं, टार्क को जीरो करना है और टार्क बराबर क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। तो क्वेश्चन में आर क्रॉस एफ करना है और तो ये टार्क आ जाएगा और इसको जीरो के बराबर कर दें। अब आर की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, 2i माइनस 6j माइनस 12k, ये है हमारा आर की वैल्यू। और इसको क्रॉस करना है किसके साथ, फोर्स के साथ। फोर्स का जो वैल्यू है वो है ai प्लस का 3j और प्लस का 6k, ये है। अब इसको हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, हम लोग एक तरफ i लिखते हैं, एक तरफ j लिखते हैं और एक तरफ k। पहले r को लिखना है, तो r की वैल्यू पहले दे रखा है 2, फिर है माइनस का 6 और यहाँ पर k की वैल्यू है माइनस का 12। फोर्स की पहले वैल्यू है a और ये हो गया प्लस का 3 और ये हो गया प्लस का 6। चलो यहाँ से वैल्यू सॉल्व करते हैं, तो i बराबर क्या लिखेंगे, अब i को बंद कर दें, i को बंद करें और इसका मल्टीप्लाई करें, तो माइनस का 36, नीचे वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो 3, ये देखो इसको बंद कर देंगे, 3 इंटू माइनस 12 तो माइनस 36, लेकिन माइनस माइनस क्या करना है, प्लस। तो ये हो गया हमारा i का। फिर माइनस j लगाते हैं, अब j में देखते हैं, j को बंद कर देंगे, 2 इंटू 6 12 हो गया, माइनस का साइन, और 12 इंटू ए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 इंटू ए, प्लस का k लगाएंगे, k को ध्यान से देखें, तो ये वाला बंद कर देंगे, 2 इंटू 3 6 हो गया, और माइनस 6 इंटू ए और माइनस साइन पहले लगाएंगे तो प्लस का 6a, ठीक है। ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये वाली वैल्यू जीरो हो गई, ये वाली वैल्यू ध्यान से देखें, माइनस का j और कितना है 12 प्लस 12a प्लस 6 प्लस 6a, और ये वैल्यू किसके बराबर करना है, जीरो के बराबर। तो यहाँ से a के देखो ध्यान से, अगर a की वैल्यू हम लोग कितना रख दें, -1, यहाँ से a की वैल्यू अगर -1 रख दें तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का ये जीरो आ जाएगा, और यहाँ माइनस रखेंगे 1 तो ये भी जीरो, यानी a की वैल्यू कितनी रख दें, a की वैल्यू अगर -1 रख देंगे तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर इसमें थर्ड होगा। तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, और क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन नीट में हमेशा आता है। कैसे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा और इसका वेक्टर फार्मूला क्या होता है ये याद रखना, टार्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, पहले आर लिखना है फिर वेक्टर एफ को क्रॉस प्रोडक्ट के साथ लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इट्स मैक्सिमम एक्सेशन। क्वेश्चन में मैक्सिमम एक्सेशन को अल्फा बोला गया है और मैक्सिमम एक्सेशन होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, जहां पर ए जो है वो हमारा एम्पलीट्यूड है, इसको कैपिटल ए लिखें, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, जहां पर ए क्या है, एम्पलीट्यूड। अच्छा मैक्सिमम वेलोसिटी, इसको बीटा बोल रहे हैं, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है ए इंटू ओमेगा, ए इंटू ओमेगा होता है। अच्छा इन दोनों को डिवाइड कर दें,
ए से ए कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हमें आ गई ओमेगा बराबर अल्फा अपान बीटा। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड होता है टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई ऐसे रहने दें, ओमेगा बराबर क्या है अल्फा अपान बीटा, अल्फा इधर करेंगे बीटा इधर आ जाएगा, 2 पाई बीटा अपान अल्फा, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फोर्थ में जो आंसर आएगा वो हम लोग का पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये मैक्सिमम एक्सेशन है, मैक्सिमम एक्सेशन है, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो दोनों फार्मूले को याद रखना है, बस फार्मूला रखना था, डिवाइड करना था। क्वेश्चन नंबर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। अ बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 500 मीटर विद टेंजेंशियल एक्सेशन। टेंजेंशियल एक्सेशन यहाँ दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, तो टेंजेंशियल एक्सेशन हमारे पास है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हेन इट्स टेंजेंशियल लीनियर वेलोसिटी, अब यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी v की वैल्यू है 30 मीटर पर सेकेंड। टोटल एक्सेशन निकालना है, तो टोटल एक्सेशन में हमें सेंटीपिटल एक्सेशन और टेंजेंशियल दोनों यूज करना है। तो पहले सेंटीपिटल एक्सेशन निकालने, तो सेंटीपिटल एक्सेशन होता है b स्क्वायर बाई आर। क्वेश्चन में b स्क्वायर करेंगे तो 30 का स्क्वायर हो गया 30 इंटू 30, और रेडियस क्वेश्चन में दे रखा है 500। 1 0, ये 2 0 कैंसिल हो गया, 9/5 है ना। अच्छा, 80 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, तो टोटल एक्सेशन, टोटल एक्सेशन यहाँ पर a लिख रहे हैं, तो टोटल एक्सेशन जो होगा वो AC का स्क्वायर प्लस 80 के स्क्वायर के बराबर होता है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ये केस है। चलिए अब लगते हैं यहाँ पर AC की वैल्यू देखो ध्यान से कितना आया, 9/5 का स्क्वायर ये हो गया, और टेंजेंशियल एक्सेशन क्वेश्चन में 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ये लगभग देखो अगर इसको करें लगभग ये वैल्यू 2 आ जाएगी, 5 दूनी 10 है ना, लगभग 2, और ये वाला है 2 का स्क्वायर 4 और ये 4, √8, तो √8 के करीब आंसर आएगा, और √8 की वैल्यू लगभग 2.7 के करीब आएगा, तो आंसर थर्ड होगा। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बॉडी ऑफ मास m थ्रो वर्टिकली अपवर्ड अटेन ए मैक्सिमम हाइट h। एक बॉडी को ऊपर फेंका गया और मैक्सिमम हाइट जो है वो h, यहाँ पर h हाइट तक गया। अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है एट व्हाट हाइट विल इट्स काइनेटिक एनर्जी बी 75% ऑफ इनिशियल वैल्यू। किस हाइट पे, मान लेते हैं यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर ये जो हाइट है इसको मान लेते हैं x हाइट पे। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में बोला गया है जो काइनेटिक एनर्जी है वो 75% यानी 75/100 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो अच्छा बताओ, इस हाइट पे अगर काइनेटिक एनर्जी 75% है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितनी होगी? तो यहीं पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसको ऐसे लिखेंगे, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 25% होगी, यानी 25/100, और ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर होगी। अब क्वेश्चन में बोला गया हाइट की वैल्यू क्या होगी, यानी x की वैल्यू निकालना है। तो हमको मालूम हो गया यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर हो गया, 25/100 इंटू mgh, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे mgx बराबर क्या लिखोगे, ये कट गया तो 1/4 mg इंटू h, mg से mg कैंसिल हो गया तो x बराबर आ गया h/4। तो x की वैल्यू h/4 हो गया 1/4 हो गया, ठीक है ना। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में केवल क्या बोला गया था कि अगर किसी पार्टिकल को हम लोग फेंकें तो मैक्सिमम हाइट h तक जाता है। किस हाइट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी 75%, तो इनिशियल की 75% हो जाएगी। तो इनिशियल की अगर 75% काइनेटिक एनर्जी है तो इसका मतलब वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 25% होगी। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो 25% है, तो 25% यहाँ लिखेंगे तो 25/100 इंटू mgh, और इस जगह की पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू x, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा h/4। तरीके और भी हैं, हम लोग वेलोसिटी को निकाल लें और फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से भी लगा सकते हैं। तो लगाने के तरीके कई होते हैं, जो आसानी से सॉल्व हो जाए उससे क्वेश्चन को आप अप्रोच करिए। क्वेश्चन नंबर है 7। px की वैल्यू दे रखा है, py की वैल्यू दिया है, फोर्स निकालना है और मोमेंटम से फोर्स हम लोग निकालते हैं। F इक्वल टू होता है dp/d
dt, dp बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, dp बाई dt करेंगे तो फोर्स आता है। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से, यहाँ पर px है, तो अगर हम लोग fx लिखे तो ये हो जाएगा dpx बाई dt, इसको ऐसे लिख दें dpx बाई dt, x डायरेक्शन में जो मोमेंटम है उसको डिफ्रेंशिएट करें। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2t स्क्वायर प्लस 6, तो ये हो जाएगा 4t, है ना। अच्छा इसी तरह fy को लिखें, इसको वेक्टर में लिख रहे हैं, चलिए fy को लिखें तो ये हो जाएगा dpy बाई dt, y डायरेक्शन के मोमेंटम को। अब देखो यहाँ पर है 3/2 और t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, 2 से t कैंसिल, तो ये 3t आ गया। अब क्वेश्चन में फोर्स निकालना है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। चलो तो फोर्स निकालना है तो ये वाला फोर्स आ जाएगा fx 2 सेकेंड पे एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो बताओ ये 4t है तो 4 इंटू 2, ये हो गया 8 न्यूटन, और ये वाली वैल्यू हो गई fy, बताओ 3 इंटू टी, 3 इंटू 2 6 न्यूटन। और बताओ नेट फोर्स क्या आ जाएगा, F बराबर हो जाएगा, क्योंकि x और y जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पर जो फोर्स है एक दूसरे के परपेंडिकुलर फोर्स है, तो इनका अंडर रूट में हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे वही नेट फोर्स होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36, तो ये आ जाएगा 10, अंडर रूट 100 मतलब 10। तो आंसर जो आएगा वो थर्ड आ जाएगा 10 न्यूटन। हाँ यूनिट कोई भी होगा, अगर यहाँ क्वेश्चन में न्यूटन देंगे तो न्यूटन लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इफ देयर इज अ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर j टू 5j इन 5 सेकेंड, टार्क निकालना है। तो हमको मालूम है जो टार्क होता है, देखो जो फोर्स होता है उसको अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा p बाई डेल्टा t लिख सकते हैं, और जो टार्क होता है इसी से रिलेटेड है टार्क। तो टार्क देखो फोर्स की जगह टार्क, और ये हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम j है तो j लिख देते हैं, या L से रिप्रेजेंट करते हैं या तो J से, J है तो ये हो गया डेल्टा J बाई डेल्टा T। अच्छा क्वेश्चन में डेल्टा G चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना है, J से 5J, तो ये हो जाएगा 5J माइनस J, चेंज हो गया, डिवाइडेड बाई टाइम, कितना टाइम लग रहा है 5, ये 5J में से J गया 4J बाई 5, तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा 4J बाई 5, सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है ना, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अ balloon is rising vertically up with a velocity of 29 meter per second. A stone is dropped from it and reaches the ground in 10 seconds. Find height of the balloon when the stone was dropped. अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देखो ध्यान से। अगर मान लेते हैं ये balloon है और ये ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी इसको दे रखा है क्वेश्चन में, इसकी वेलोसिटी है 29 मीटर पर सेकेंड, और किसी हाइट से यहाँ पर क्या किया, जब यहाँ पहुँच गया तो ये क्या कर दिया, एक स्टोन को ड्रॉप किया तो स्टोन आके ग्राउंड पे गिरेगा। पूछा है इसका टाइम दे रखा है 10 सेकेंड में, तो बताना हाइट जो है किस हाइट से छोड़ा गया है, बालून से जो स्टोन छोड़ा गया उसका हाइट निकालना है। तो देखो ध्यान से, तो h ये डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं, h बराबर होता है माइनस का ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। जब भी कोई बॉडी अगर ऊपर जा रही है हो और उस पर से कोई स्टोन नीचे गिर रहा हो या कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंक दिया जाए उसी बॉडी से, तो यहाँ पर जो हाइट का फार्मूला होता है h बराबर माइनस ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लगाएंगे तो डायरेक्ट निकल आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस u की वैल्यू माइनस में कर दें 29, क्वेश्चन में टाइम जो है वो 10 है, प्लस हाफ g की वैल्यू 10 रखेंगे, t का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा माइनस का 290 प्लस ये 1000 बाई 2, ये हो गया 500, 500 में से 290 जाएगा तो ये हो जाएगा 210, है ना। तो 210 मीटर इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो h इक्वल टू 210, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। इस फार्मूले का यूज तब करना है जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट से कोई स्टोन नीचे गिराया जाएगा, तो इस फार्मूले को डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम हाइट एज द VS ग्राफ। एक बॉडी से क्या, एक बॉडी को ऊपर से h हाइट से छोड़ दिया जा रहा है u इक्वल टू 0 से, और h हाइट है ये। क्वेश्चन में हमको बताना है कि इसकी वेलोसिटी और s में क्या रिलेशन होगा, s मतलब h हाइट,
दूरी के साथ बताना है। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है v, देखो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2gh, और h को इन्होंने बोला है s, है ना, तो h बोलो या s बोलो, चलो ठीक है, ये फार्मूला लिखेंगे। u जो है 0 है, यानी v स्क्वायर बराबर हो गया 2gh। अच्छा, v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। अब क्वेश्चन में h जो है डिस्टेंस है, तो h और s में रिलेशन बताना है, तो h प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा s। तो v स्क्वायर यानी कि ये अगर स्क्वायर का फंक्शन है, एक फंक्शन स्क्वायर का है, दूसरा जो है सिंगल पावर का है, तो पैराबोला ग्राफ बनता है। तो v और s के बीच में ग्राफ बनेगा पैराबोला। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये नहीं हो सकता, ये वाला नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। पैराबोला 2 बन रहा है। अब किधर घूमेगा, जिसका पावर, जब भी क्वेश्चन ऐसा देखो, जैसे ये है b स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ये, अब इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, जिसका पावर 1 होता है उसी तरफ जो है पैराबोला क्या होगा, झुकेगा। अब देखो यहां पर देखो, इसमें इधर झुक रहा है, v की तरफ झुक रहा है, v जिसका पावर 1 होगा उधर झुकेगा। एक शॉर्ट तरीका बता रहे हैं पैराबोला चेक करने का। अब 2 ऑप्शन में है, तीसरा और दूसरा, कौन सा सही है? तो यहां पर देखो, जिसका पावर 1 होता है उधर जो है पैराबोला क्या होता है, शिफ्ट होगा, उधर ही घूमेगा। अगर इसको देखें तो इधर ये v की तरफ घूम रहा है, ये v की तरफ घूम रहा है, तो v का पावर 2 है, तो ये तो गलत हो गया। अब इसको देखें, यहां पर देखो ये घूम किधर रहा है, s की तरफ घूम रहा है, और s का पावर 1 है, तो यही सही होगा। तो थर्ड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। जब ऑप्शन मिलते हैं तो उसमें कैसे हम चेक करेंगे कौन सा सही हो सकता है ना। तो कभी ध्यान रखें पैराबोला ग्राफ बने, और स्क्वायर का फंक्शन जब होता है तो पैराबोला बनता है, जिसका पावर 1 होता है उसी तरफ पैराबोला झुकेगा। तो ये आप याद रखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रोल अदा करेगा आपको क्वेश्चन में पहचानने को। तो 10 का आंसर हो जाएगा हम लोग का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज 5 न्यूटन पर मीटर। ये सरफेस टेंशन की वैल्यू दी है, और क्वेश्चन में यहाँ पर एक फिल्म है, फिल्म हेल्ड ऑन ए रिंग ऑफ एरिया 0.02। रिंग, देखो भाई ये फिल्म है ना, तो सरफेस एनर्जी, तो सरफेस एनर्जी बराबर, ये सरफेस एनर्जी है, या ई लिखे इसको, तो सरफेस एनर्जी बराबर होता है T इंटू डेल्टा ए। सरफेस टेंशन की वैल्यू यहाँ पर 5 है, और फिल्म में जो एरिया होता है वो 2 टाइम्स हो जाता है। तो यहाँ पर जो फिल्म है उसका एरिया 0.02 है, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे लिक्विड के एरिया से 2 टाइम्स, तो इसका एरिया 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.02, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10, इसका आंसर हो जाएगा 0.2 न्यूटन। एनर्जी है तो ये जूल में आएगी, 0.2 जूल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर -1 जूल। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा थर्ड। तो 11 का आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, A spherical ball is compressed by 0.01%. When a pressure of 100 atmosphere is applied on it, its bulk modulus of elasticity. अब देखो बल्क मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है, बल्क मॉडुलस बराबर होता है चेंज इन प्रेशर, है ना, डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाई V। ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है, और ये क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज में दे रखा है। P की वैल्यू क्वेश्चन में कितना, 100 एटमॉस्फियर, और 100 एटमॉस्फियर को हम लोग किस में बदल दें, न्यूटन पर मीटर में, तो इसको 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू हमारी आ गई प्रेशर की न्यूटन पर मीटर, फोर्स अपॉन एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाई चेंज, ये देखो फ्रैक्शन में दे रखा है 0.01, तो ये हो गया 0.01, परसेंटेज है, डिवाइड करेंगे 100 से, तो चेंज इन वॉल्यूम ये दे रखा है कंप्रेस्ड बाई, तो ये वॉल्यूम का चेंज है। अब देखो ये वाला 100 ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर 4, और ये हो जाएगा 9, और ये 2 जीरो, तो 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा। और क्वेश्चन में बताना है डाइन पर सेंटीमीटर में, डाइन पर सेंटीमीटर में इसको चेंज करना है, तो 10 की पावर 11 ऐसे रहते, और 1 न्यूटन बराबर 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, तो न्यूटन को बदल दे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा 10 की पावर 5 डाइन हो गया। सीजीएस यूनिट होता है, फोर्स की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है डाइन, और न्यूटन और डाइन में रिलेशन होता है 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। अच्छा, यहाँ पर मीटर है, और मीटर की यूनिट यहाँ पर रखनी है सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, स्क्वायर करना है इसको, ठीक है ना, 10 की पावर 4 हो गया।
तो ये वैल्यू हम डायरेक्ट लिख देते हैं 10 की पावर 5 अपॉन 10 की पावर 4, ये वैल्यू डाइन थी, और ये क्या वैल्यू हो जाएगी, मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा, देखो ध्यान से, माइनस हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 10 की पावर 12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 की पावर 12, तो ये करेक्ट आंसर होगा पहला। तो पहला आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो इसको याद रखना है, क्वेश्चन जरूर इसी से आ जाता है ना। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, कंप्रेस बाई, है ना, तो या स्ट्रेच बाई, तो ये वाली वैल्यू जो है चेंज इन वॉल्यूम वाली है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, स्ट्रीम लाइन इज मोर लाइकली फॉर लिक्विड। लिक्विड में स्ट्रीम लाइन कब होगी? देखो भाई, स्ट्रीम लाइन और लिक्विड में हमको बताना है, तो क्या होना चाहिए, स्ट्रीम लाइन तभी होगा जब विस्कोसिटी ज़्यादा हो, हाई विस्कोसिटी पे स्ट्रीम लाइन होगा। तो बताओ भाई 13 में क्या होना चाहिए, विस्कोसिटी ज़्यादा होना चाहिए, तो विस्कोसिटी 2 में है, लो विस्कोसिटी वाले ऑप्शन गलत हो जाएंगे। हाई विस्कोसिटी होना चाहिए और डेंसिटी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। हाई विस्कोसिटी एंड लो डेंसिटी जो होता है वो स्ट्रीम लाइन लिक्विड के लिए होता है, तो 13 में थर्ड होगा, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, ये बात ये दे रखा है एनसीईआरटी में, तो इसको याद भी रखेंगे स्ट्रीम लाइन की। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी डायरेक्ट फार्मूला है, अगर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो ये आपको डायरेक्ट फार्मूला मिला होगा। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड विच इज फॉर्म बाई कांस्टेंट लेंथ वायर विच कैरीज करंट आई एंड साइड ऑफ पॉलीगॉन। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला, तो इसको तो याद करना है, इसको रट लेना है, तो इसका कोई लगाने की जरूरत नहीं है, इसको याद कर लीजिएगा, तो ये आसान होगा। और जब भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर रेगुलर मान लेते हैं स्क्वायर है या सर्कुलर है, तो इसका फार्मूला याद रखते हैं μ0/4 पाई 2 पाई NI/R, इसमें लगा के रख लेंगे, तो ये फार्मूला अगर जिससे सेट होगा उसी से वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन इसको याद करेंगे, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसको याद ही रखना है आपको। तो करेक्ट आंसर इसमें जो थर्ड आता है तो ये याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट। अब देखो, मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, और मैग्नेटिक मूवमेंट की जो डायरेक्शन होता है वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होता है, और मैग्नेटिक मूवमेंट M बराबर होता है NIA, जहाँ पर N नंबर ऑफ टर्न, I जो है करंट, और A जो है उसका एरिया। अब नंबर ऑफ टर्न यहाँ पर 1 ले लेते हैं, करंट की वैल्यू 20 एम्पियर है, तो ये करंट हो गया 20, और एरिया वेक्टर देखो, ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। 40 सेंटीमीटर है तो इसको 0.4 मीटर लिखेंगे, और ये 30 सेंटीमीटर है तो 0.3 मीटर लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, ये 10 हो जाएगा, ये 10 और 4 से 12, 1.2 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, तो 1.2 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर थर्ड ऑप्शन में है, तो तीसरा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज नॉट कॉमन टू साउंड। कॉमन टू साउंड, नॉट कॉमन टू साउंड, बताओ कौन सा इसमें जो है साउंड और लाइट वेव में कौन सा फिनोमिना कॉमन नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप लोग बताइए इसमें कौन सा होगा। देखो, इंटरफेरेंस जो होता है वो साउंड और वेव दोनों देता है, साउंड और लाइट, साउंड वेव और लाइट वेव दोनों देता है इंटरफेरेंस। अच्छा, डिफ्रैक्शन जो होता है ये भी जो है, डिफ्रैक्शन भी साउंड और लाइट दोनों देता है, साउंड और लाइट डिफ्रैक्शन दोनों देगा। साउंड जो है वो ज़्यादा डिफ्रैक्शन देता है, मतलब साउंड में जो है डिफ्रैक्शन मोर इजीली होता है लाइट के कंपेयर में, लेकिन दोनों देते हैं। डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टीज जो है वो होता है कि किसी ऑब्स्टेकल से किसी वेव का मुड़ जाना, वो कहलाता है हमारा डिफ्रैक्शन, है ना। तो साउंड भी देता है, लाइट भी देता है। साउंड जो है वो लाइट के कंपेयर में आसानी से डिफ्रैक्ट हो जाता है, लेकिन देते दोनों हैं। कोहेरेंस जो होता है वो डिफाइन करता है वेव के एंगल को, मतलब कि पोलर फेज को। तो डेफिनेट फेज की जो प्रॉपर्टी होती है वो कहलाता है कोहेरेंस। तो ये दोनों में होता है, ये भी साउंड में भी होता है और वेव में भी होता है, लाइट में भी होता है। साउंड और लाइट दोनों वेव में होते हैं। जबकि पोलराइजेशन, यही बड़ा इंपॉर्टेंट है, पोलराइजेशन जो होता है वो हम लोगों को साउंड में, लाइट में मिलता है। लाइट में मिलता है क्योंकि ये जो है
पोलराइजेशन जो होता है वो इसी से पता चला था कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है, ट्रांसवर्स नेचर, पोलराइजेशन ने ही और फ्रेस्नेल ने ये प्रूव किया था। तो लाइट जो होता है ट्रांसफर नेचर होता है, पोलराइजेशन से ही ये होता है। जबकि साउंड जो होता है, साउंड जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल होता है ना। और जो हाइजेंस थ्योरी थी इसीलिए फेल हो गई थी, क्योंकि जो इन्होंने लाइट को माना था, लाइट को उन्होंने लॉन्गिट्यूडनल ट्रीट किया था, तो वो पोलराइजेशन वहाँ नहीं हुआ था। पोलराइजेशन जब फ्रेस्नेल ने किया था तो वो उन्होंने बताया था ये ट्रांसफर नेचर होता है, इसीलिए हाइजेंस की थ्योरी फेल हो गई। और ये यहाँ पर पोलराइजेशन जो होता है वो होता है केवल लाइट में, है ना, लाइट में होता है। तो ये साउंड में और लाइट में कौन सा कॉमन नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा प्रोसेस दोनों में नहीं होता। बाकी सारी प्रोसेस दोनों में होती है, केवल पोलराइजेशन साउंड में नहीं होगा, लाइट में होगा। अगला क्वेश्चन है 17। A resistance coil is held horizontally as shown in the figure and magnet is allowed to fall vertically, then the acceleration of the magnet, इसका एक्सेशन बताना ही क्या होगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, ये कॉइल जो है बीच में ब्रेक है ना, और एक क्वेश्चन आता है जिसमें कॉइल जो है वो ब्रेक नहीं होती। तो दोनों क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या अंतर है। देखो, अगर ये कॉइल अगर पूरी कंप्लीट होती, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, एक क्वेश्चन को याद दिला दे रहे हैं, और ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा, साउथ है, नॉर्थ है, और ये ऐसे गिर रहा है, और एक कॉइल या रिंग ऐसे बनी हुई है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये जाएगा तो यहाँ पर जो एक्सेशन होता है वो लेस देन जी होता है, अंदर जो होता है एक्सेशन की वैल्यू लेस देन जी होती है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कॉइल कंप्लीट नहीं है, मतलब नो इंड्यूस करंट, सर्किट कंप्लीट नहीं है, इसलिए इंड्यूस करंट इसमें नहीं आएगी। और इंड्यूस करंट अगर नहीं आएगी तो यहाँ पर जो एक्सेशन है, एक्सेशन की वैल्यू किसके बराबर होगी, जी के बराबर होगी। एक्सेशन जी के बराबर होगी तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पहला, क्योंकि यहाँ पर अब जो है यहाँ पर इसको कोई रिपेल करने वाला नहीं है, तो जिस एक्सेशन से आ रहा था उसी एक्सेशन से चला जाएगा, मतलब जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये अपोज करेगा, इंड्यूस करंट यहाँ प्रोड्यूस होगी और ये इसका अपोज करेगा, इसलिए यहाँ पर जो एक्सेशन होता है वो जी से कम हो जाता है। तो दोनों क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, अगर ये कॉइल कंप्लीट होता तो एक्सेशन हो जाता ए इज लेस देन जी, ये वाला आंसर होता। लेकिन अगर ये इनकम्प्लीट है तो एक्सेशन की वैल्यू जी के बराबर होगी। तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 18। टू स्क्वायर मेटल प्लेट ए एंड बी आर द सेम थिकनेस टी एंड मटेरियल। देखो मटेरियल सेम है, दोनों की थिकनेस सेम है, मटेरियल सेम है। द साइड ऑफ बी इज ट्वाइस दैट ऑफ ए, इसकी साइड दे रखा है, एक की ए एल है तो दूसरे की 2L है। दीज आर कनेक्टेड एज सोन इन द सीरीज। रेजिस्टेंस ऑफ ए एंड बी आर डिनोटेड बाई। अच्छा, क्वेश्चन में रेजिस्टेंस लिखना है तो इसका रेजिस्टेंस, ए का रेजिस्टेंस आर बराबर रो एल ए बाई ए, है ना। अच्छा, आर बी की वैल्यू इसी तरह निकालेंगे, रेजिस्टेंस बी की क्या हो जाएगी, रो एल बी अपान ए बी। अब जरा ध्यान से देखो, मटेरियल सेम है तो रो दोनों में सेम हो जाएगा, रो को ऐसे रहने दे। लेंथ जो है देखो ध्यान से, लेंथ कितनी है, अब करंट इसमें पास होगी तो करंट वाला जो लेंथ होगा वो हो जाएगा एल, तो लेंथ हो जाएगी एल डिवाइडेड बाई एरिया। अब देखो एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया, इसका एरिया, तो थिकनेस टी है, लेंथ एल है, तो टी इंटू एल, ये हो जाएगा हमारा एरिया। तो यहाँ एल से एल कट गया तो ये रो बाई टी आ गया, ठीक है। अच्छा, इस वाले बी वाले को देखो, डेंसिटी यहाँ पर जो रजिस्टिविटी है रो ही रहेगा, मटेरियल सेम है। लेंथ जो है यहाँ पर देखो, करंट अब 2L तक जाएगा तो यहाँ पर लेंथ हो जाएगी 2L डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया इस वाले को हम देखेंगे, देखो एरिया जो है जिसमें करंट जा रही है तो ये वाला एरिया देखेंगे, ये इसमें ये वाला एरिया देखेंगे, ठीक है ना। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इसकी लेंथ है ये 2L है और थिकनेस टी है, तो लेंथ हो जाएगा 2L इंटू टी। अच्छा, दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, देखो ये 2L से 2L कैंसिल हो गया, रो बाई टी दोनों में है तो ये वैल्यू आ जाएगा 1, यानी रेशियो जो आएगा 1:1 का रेशियो आएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो करंट इसमें ऐसे जाएगी,
तो जो एरिया, जिस एरिया में से पास हो रहा है उसका एरिया लिखा जाता है। तो इस क्रॉस सेक्शन का एरिया लिखेंगे, इसका एरिया हो जाएगा L इंटू टी, जबकि इसका एरिया क्या हो जाएगा 2L इंटू टी। दोनों को डिवाइड करना है, बाकी सब कुछ सेम था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। लेंथ ऑफ वायर स्ट्रेच टू इंक्रीज इट लेंथ बाई 20%, देन परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स रेजिस्टेंस। अब क्वेश्चन में वायर को स्ट्रेच किया गया है, और ये हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर वायर को स्ट्रेच किया जाए, मतलब खींचा जाए, तो रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। ये कब लगाना है? जब क्वेश्चन में स्ट्रेचिंग की कंडीशन हो। वायर को जब स्ट्रेच करते हैं तो ये डायरेक्ट फार्मूला लेंथ के स्क्वायर का फंक्शन होता है रेजिस्टेंस। अब इसको परसेंटेज में निकालना है, तो पहले हमने R2 बाई R1 अगर हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा L2 बाई L1 का स्क्वायर। दोनों तरफ -1 कर दें, इधर भी -1 कर दें। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये R2 माइनस R1 अपान R1, तो ये हो जाएगा डेल्टा R अपान R। ये वाली वैल्यू रखें। L2 क्या हो गई? इंक्रीज कर रहे हैं, कितना हो गया? लेंथ 20% इंक्रीज हो गई। तो अगर हम लोग L1 को 100 मान लें तो L2 क्या लिखोगे? 20% इंक्रीज मतलब 20 प्लस 100, तो 120 हो गया। तो L2 की वैल्यू हो जाएगा 120 और L1 की वैल्यू हो जाएगी 100, और इसका स्क्वायर करना है और माइनस करना है। देखो ध्यान से, ये जब 10 से कट गया 144, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1.44 माइनस 1, तो ये वैल्यू हो गया 0.44, है ना। और यहाँ पर हम लोग डेल्टा आर, ये हो गया फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। अब इधर परसेंटेज का साइन बनाओ और इधर 100 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आंसर आ जाएगा 44% के करीब आंसर होगा। तो पहला आंसर करेक्ट होगा। तो जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज की वैल्यू ज़्यादा हो, जैसे यहाँ 20% दिया है, तो इस वाले मेथड से लगाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में मान लो कि ये परसेंटेज 0.5% हो, ऐसे दिया हो क्वेश्चन में, तो हम लोग R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर लिखते और डेल्टा R बाई R बराबर लिखते, एरर वाले मेथड से सॉल्व करते, तो ये 2 इंटू डेल्टा L बाई L होता। इधर परसेंटेज बनाते और इधर क्या लिखते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते, तो ये आंसर आ जाता 2, और ये वाला वैल्यू 0.5 लिखते, तो 1% का ये आंसर आता। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन में क्या समझ में आया कि अगर क्वेश्चन में परसेंटेज जो है इंक्रीज या डिक्रीज जो है वो ज़्यादा हो, 10% से ज़्यादा हो, तो हम लोग जो है इस वाले मेथड से यूज करेंगे, है ना, इस मेथड से निकालेंगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में, पूरे फिजिक्स में परसेंटेज जो है वो कम हो, 5% या 10% से कम हो, तो हम लोग एरर वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इस दोनों फार्मूले के क्वेश्चन को आप देखिएगा ध्यान से और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें आपको कन्फ्यूजन होगा, और वो वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जिससे आप एग्जाम में क्या हो जाए, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं। और वो यही चाहते हैं कि एग्जामिनर हमेशा यही चाहता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन द फिगर शोन करंट आई इन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। करंट बताना है यहाँ पर, तो मालूम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दें और किरचॉफ फर्स्ट लॉ। देखो 2 एम्पियर की करंट यहाँ पे आ रही है, 2 एम्पियर, तो जंक्शन पे जो करंट है वो यहाँ पर जुड़ जाएंगी। 2 एम्पियर आ रही है, ये वाली 2 आ रही है, तो टोटल एम्पियर करंट हो गई 4। चलो, तो यहाँ 4 एम्पियर की करंट आ गई, तो यहाँ पर 4 एम्पियर की करंट इसमें जा रही है। आगे गई तो यहाँ से 1 एम्पियर करंट निकल गई, तो बची करंट कितनी? 3 एम्पियर। तो इस वाली ब्रांच में 3 एम्पियर करंट गई। अब यहाँ से देखो 1.3 एम्पियर यहाँ निकल गई, तो यहाँ पर जो करंट हो जाएगी 3 माइनस 1.3 एम्पियर करंट बचेगी। यानी कि आंसर जो हो जाएगा 3 माइनस 1.7, तो ये 1.3, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.7 एम्पियर की करंट ये यहाँ पर होगी। तो पहला आंसर होगा 1.7। तो ये हो जाएगा किरचॉफ करंट लॉ। जंक्शन पे जो करंट होती है, जितनी करंट आती है उतनी ही करंट वहाँ से निकलती है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगता है फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ के फर्स्ट लॉ में, जबकि सेकंड लॉ केवीएल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड ऑन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड्स ऑन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। कैपेसिटी कैपेसिटर में किस पे डिपेंड नहीं करती? डज नॉट डिपेंड ऑन। तो कैपेसिटी का फार्मूला होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट AK बाई डी।
ठीक है, ये मेन फार्मूला होता है, इसी से हम लोग चेक करते हैं वो किस पे डिपेंड करेगा। तो सी जो होता है एरिया पे डिपेंड करेगा, उनके प्लेटों के बीच की दूरी पे डिपेंड करेगा, उनके बीच के मीडियम पे। चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। एरिया ऑफ द प्लेट बिल्कुल सही है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, और सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक। अच्छा, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे। प्लेट मीडियम, प्लेट के बीच का मीडियम देख लो ध्यान से, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, एप्सिलॉन नॉट के, तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो ये सही है ना। तो गलत इसमें आंसर हो जाएगा थर्ड, चूंकि पूछा है डज नॉट डिपेंड, तो चार्ज के पे डिपेंड नहीं करेगा, शेप साइज पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। If T1 and T2 are the time taken by two different coil for producing same heat with the same supply, then time taken by them to produce the same heat when connected in parallel। तो T1 T2 दो है यहाँ पर अलग अलग टाइम, तो अगर इसको हम लोग सीरीज में जोड़ दें तो दोनों फार्मूला याद रखना। अगर हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे तो टाइम जो होता है वो है T1 प्लस T2, है ना। अगर हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे तो 1/T पैरेलल में, ये दोनों फार्मूला याद रखेंगे, ये हो जाता है 1/T1 प्लस 1/T2। तो कॉइल के क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे हीट सेम लेना है, तो अगर क्वेश्चन सीरीज का होता तो आंसर होता T1 प्लस T2, और अगर पैरेलल में हो जाएगा तो T1 T2/T1 प्लस T2। तो ये पैरेलल वाला आंसर हो गया, ये अगर पैरेलल में पूछा जाएगा तो पहला आंसर सही हो जाएगा, और दूसरा आंसर आता तो ये वाला होता सीरीज में। अगर ये क्वेश्चन सीरीज का होता तो सेकेंड ऑप्शन भी सही हो जाता, तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर। अच्छा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। द ग्राफ बिटवीन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, और मीडियम 2 एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इन मीडियम 1 इंडिकेट। अब देखो यहाँ पर साइन है R है और यहाँ पर साइन I है। हमको मालूम है कि जो इसका स्लोप है, तो इसका स्लोप जो है वो किसके बराबर होता है, y एक्सिस अपान x एक्सिस। y एक्सिस पे है साइन R और x एक्सिस पे है यहाँ पर साइन I। ठीक। और यहाँ पर जो स्लोप है वो tan थीटा के बराबर होता है, ये tan थीटा के बराबर होता है, tan थीटा। अब यहाँ से वैल्यू देख लें, साइन R अपान साइन I, ये किसके बराबर हो गया, tan थीटा, और tan ये वैल्यू हो जाएगी tan 2π/10, 2π/10, तो ये हो जाएगा π/5, और पाई का मतलब 180/5, तो ये tan 36। ठीक है, तो साइन R बाई साइन I ये हमारा आ गया 36 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, वो है 3/4, तो tan 36 हो गया 3/4। तो अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें, साइन I अपान साइन R, इसको ऐसे लिखें, साइन I अपान साइन R बराबर हो जाएगा 4/3, उल्टा कर दिया 4/3, और यही किसके बराबर हो जाता है, यही बराबर हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, म्यू के बराबर हो जाता है, μ2/μ1। बोलो ये किसके बराबर हो जाता है, μ2/μ1। साइन I अपान साइन R किसके बराबर होता है, μ2/μ1। ठीक है, इसका मतलब जो इंसिडेंट, अब देखो μ2 का वैल्यू 4 और μ1 का वैल्यू 3, इसका मतलब जो सेकेंड मीडियम है, सेकेंड मीडियम जो है वो कैसा है, सेकेंड मीडियम का मतलब हो गया जहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है वो हमारा हो गया डेंसर, और μ1 जो है वो है 3। तो ये 4/3 का मतलब यहाँ पर देखो ध्यान से, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन R इन मीडियम 2, ये मीडियम 2 है, जहाँ पर साइन R है वो मीडियम 2 है, और जो इंसिडेंट एंगल वाला मीडियम है वो 1 है। तो ये वाला मीडियम 1 है, ये मीडियम 1 है ना, और ये वाला मीडियम 2 है। मीडियम 1 जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2/μ1 देख लो, यहाँ पर क्या आ रहा है 4/3, साइन I उल्टा कर दिया तो 4/3। ठीक है, और 4/3 आ रहा है यहाँ पर। तो बताओ कौन सा मीडियम यहाँ पर डेंसर है या रेयर है, तो μ2 जो है वो है हमारा डेंसर, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, और μ1 जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। इसका मतलब जो रे है,
रे जो है वो रेयर से डेंसर में जा रही है, रे जो है वो रेयर से डेंसर में जा रही है, और रेयर से डेंसर जाने पे क्या TIR होता है कि नहीं होता? तो देख लो भाई, TIR होने के लिए डेंसर से रेयर होना चाहिए। कंडीशन क्या होती है? फॉर TIR तभी होगा जब रे डेंसर से रेयर में जाए और इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, तो TIR होता है। अब यहाँ पर रे जो है वो रेयर से डेंसर में जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्राफ है उसमें जो स्लोप आया है उससे हमको ये पता चल रहा है कि जो इंसिडेंट है वो मीडियम 1 है और जो रिफ्रैक्टेड है वो मीडियम 2 है। मीडियम 1 का म्यू की वैल्यू ज़्यादा है, मीडियम 1 का जो म्यू है वो ज़्यादा है, जिधर इंसिडेंट एंगल है उसका म्यू ज़्यादा है, उसका मतलब वो क्या हो गया? वो हो गया डेंसर। और जो मीडियम रिफ्लेक्टेड है वो मीडियम 1 है, वो उसका कम है, तो इसका मतलब यहाँ पर TIR नहीं होगा। तो आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड होगा। तो 23 का सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देख लो भाई ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, जो दूसरा मीडियम है, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, μ2 की वैल्यू ज़्यादा है, μ1 का वैल्यू कम है, तो μ2 जो है वो डेंसर है, μ2 क्या है? डेंसर है, और μ1 क्या है? रेयर है। और क्वेश्चन में क्या दिया है? जो इंसिडेंट है वो मीडियम 1 है, मतलब मीडियम 1 जो है वो हमारा रेयर है, मीडियम 1 क्या हो गया? रेयर हो गया, और मीडियम 2 जो है वो डेंस हो गया। तो रे जो है रेयर से डेंसर में जा रही है, और रेयर से डेंसर जाने पे TIR नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस। TIR तभी होगा जब रे जो है डेंसर से रेयर में जाए, या और डेंसर से रेयर तो जाए ही जाए, साथ साथ जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी TIR होगा। तो करेक्ट आंसर सेकंड होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। मोमेंटम जो होता है वो होता है √2m काइनेटिक एनर्जी, और इसी फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं 2m, और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग Q × V लिख सकते हैं। तो ये हमारा मोमेंटम का फार्मूला आया। रेशियो लिखना है इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का, तो इलेक्ट्रॉन हो गया और ये अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम का रेशियो लिखना है। 2 कॉमन रहेगा दोनों में तो कट जाएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपान मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज की वैल्यू इलेक्ट्रॉन अपान चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, वोल्टेज दोनों में कितना है? 100, तो 100 दोनों में रहेगा, रेशियो में कट जाएगा। अब ये वैल्यू आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू, अब देखो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है अगर Q है तो अल्फा पे जो चार्ज होता है इसका डबल होता है, 2Q के होता है, तो Q से Q कैंसिल हो गया। तो आंसर जो आ गया वो Me/2m अल्फा अंडर रूट में है, और अंडर रूट में वैल्यू होता है Me का पावर हाफ, और ये अंडर रूट 2m का पावर -12, यानी कि आंसर जो जाएगा रेशियो में अगर हम लोग देखें तो Me/2m अल्फा का पावर 1/2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला आंसर इसमें 24 में करेक्ट होगा। ठीक है, तो रेशियो ध्यान से देखना, मास और चार्ज हमको मालूम है, जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे अगर उसको Q लिखें तो अल्फा चार्ज होता है, अल्फा पे जो चार्ज होता है इसका 2 टाइम्स होता है। इसी तरह अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लो m है तो अल्फा पे हम लोग किसके बराबर? प्रोटॉन पे, अगर मान लो प्रोटॉन पे मास m हो तो अल्फा पार्टिकल पे जो मास होता है वो प्रोटॉन के 4 गुना होता है, 4m के होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 25। तो स्मॉल एम्पलीट्यूड प्रोग्रेसिव वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग हैव स्पीड ऑफ 100 सेंटीमीटर, ये स्पीड की वैल्यू दे रखी है और फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज है। तो फेज डिफरेंस बताना है जब उनके बीच का 2.75 सेंटीमीटर क्या हो पाथ डिफरेंस, तो हमको आंसर रेडियन में बताना है। हमको मालूम है V बराबर F × लैम्डा होता है, तो यहाँ से हम लोग लैम्डा निकालने हैं, लैम्डा बराबर B/F। क्वेश्चन में V की वैल्यू गिवन है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 100 है, तो ये आ गया हमारे पास 1 सेंटीमीटर, वेवलेंथ की वैल्यू आ गई। हमको मालूम है फेज डिफरेंस बराबर 2π/λ × डेल्टा
x होता है, यहाँ पर डेल्टा x पाथ डिफरेंस है। इस फार्मूले का यूज करेंगे। 2 पाई लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में देखो ध्यान से 1 है और पाथ डिफरेंस ये वाली वैल्यू है 2.75, तो ये वैल्यू आ गई 2.75 और ये जो वैल्यू आएगी वो हमारी रेडियन में आएगी, रेडियन में वैल्यू आएगी। तो रेडियन में वैल्यू आ गई, इसका डबल कर देंगे 4, लगभग ये कितना आ जाएगा 11 पाई/2। तो आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आंसर यहाँ सेकंड दिया हुआ है। तो ये वैल्यू जो हम सॉल्व करेंगे, देखो पाई की वैल्यू ऐसे रहने दो, 2.75 को यहाँ पर हम लोग इसको अगर हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे 2 पाई ऐसे रहने दो, 2.75 डिवाइडेड बाई 100 है ना, ये पॉइंट हटा देंगे तो ये 100 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख दें 275/100। अब इसको क्या करो 2 से काट दो, ये 50 हो जाएगा और फिर इसको ऐसे ही काटेंगे 25 से काट दें, 25 दूना 50, अब 25 एकम 25 और ये हो जाएगा 25 एकम 25, तो ये हो गया 11 पाई/2। तो 11 पाई/2 इसका करेक्ट आंसर होगा, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ये था हम लोग का आज का 1 से 25 क्वेश्चन। अब अगला पार्ट आपको अंकित कराएंगे 26 to 50। तो ऐसे पढ़ते रहिए और टेस्ट अच्छे से देते रहिए, अपनी कमियों को देखते रहिए। जितने भी आप में क्वेश्चन जितने भी गलत हो रहे हैं उनको एक बार ज़रूर ध्यान से देख के एग्जाम में जाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट आप सीखते रहिए। कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, कितने इसमें कॉन्सेप्ट जो है इजी तरीके से लग सकते हैं, वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो थैंक यू सो मच। फिर हम लोग मिलते हैं अगले टेस्ट में। थैंक यू। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा डिस्कशन FLT का है। तो आज होली है लेकिन फिर भी आपके लिए आपकी पढ़ाई ही मंदिर है, वही मस्जिद है, वही गुरुद्वारा है, वही होली है, वही तीज है, वही त्यौहार है। चलते भैया स्टार्ट करते हैं 26 से 2 tuning fork P and Q are vibrated together. The number of beats produced are represented by the straight line OA. ये बेटा बीट्स पर सेकेंड का ग्राफ है, बीट्स और ये सेकेंड पर सेकेंड का ग्राफ है। लाइन OA in the following graph. After loading Q with wax, again these are vibrated. देखो भैया वैक्स करने के बाद फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही होती है, लेकिन जो बीट्स पर सेकेंड है, बीट्स पर सेकेंड वो अपना इंक्रीज कर रहा होता है, बीट्स पर सेकेंड इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, दोज आर वाइब्रेटेड टुगेदर। ठीक, एंड द बीट्स प्रोड्यूस्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन OB। पहले OA था, वैक्सिंग के बाद OB है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ P इज 341 हर्ट्ज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ Q। चले भैया 341 है P का, अब Q क्या होगा, बीट्स पहले कितना था 3 का, तो +-3 मतलब या तो फिर 344 होगा या फिर 338। ठीक है, अब वैक्सिंग करने के बाद फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी तो अपने पास जो बीट्स पर सेकंड है वो इंक्रीज करेगा, लेकिन यहां पर बीट्स पर सेकंड क्या कर रहा है, बीट्स पर सेकंड यहां पर डिक्रीज कर रहा है। और बीट्स पर सेकंड डिक्रीज कब करेगा, जब वैल्यू अपने पास कितनी हो भैया 344, फ्रीक्वेंसी भाई 344 से कम होगी। अब यहां से अगर कम होगी तो मान लेते हैं 343 हो गई, तो पहले बीट्स कितना था 3, अब कितना होगा 2 हो जाएगा। इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसमें ये जो कह रहा है इसको फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको डिक्रीज कर देते हैं 339, अब बीट्स कितना हो गया भैया 339 करने के बाद अब बीट्स हो जाएंगे 4, लेकिन यहां पर कितना हो रहा है 2, मतलब कम हो रहा है। और ये अगर लेंगे फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज करेगा बीट्स पर सेकंड, तो आंसर कितना हो जाएगा 344 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नेट एंड कांस्टेंटन अलॉय वेरीज विद द टेम्परेचर। भैया ये ग्राफ याद रखना है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, इसको तुम याद रखो ज्यादा बेटर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है स्टील रॉड 25 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज अ क्रॉस सेक्शन एरिया 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट वुड बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच दिस रॉड बाय द सेम अमाउंट एज द एक्सपेंशन प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग इफ थ्रो 10 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ भैया क्या फोर्स का फॉर्मूला हमने बताया था YA अल्फा डेल्टा थीटा या डेल्टा T,
यंग मॉडुलस दिया है 20 इंटू 10⁻11, ए की वैल्यू है 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10⁻⁴ इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है 10⁻⁵। डेल्टा टी कितना है भैया, डेल्टा टी अपने पास है 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जा रहा है तो 10। सॉल्व कर लेते हैं, 2 8 जा 16 इंटू 10⁻11 -4 7 7 -5 2 और 2 + 1 3। आई थिंक यही आएगा भैया 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस वाई ए अल्फा डेल्टा टी। देख लेते हैं। अच्छा ये डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है यार, तो इसको 10⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, डिवाइड करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर में चेंज होगा, 10⁻7 हो जाएगा। तो आंसर इज द सेकेंड पार्ट। ठीक, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे 10⁴ का स्क्वायर, ठीक है, -4 का, और जब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+4 होगा तो 20 इंटू 10⁻15 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर विद टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाई। देखो भैया वाटर की डेंसिटी 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज कर रही होती है और उसके बाद फिर डिक्रीज कर रही होती है। ऑप्शन कौन सा है, 0 से 4 इंक्रीज फिर डिक्रीज, सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, a cyclic process is shown in the PT diagram, which of the following curve shows the same process on VT। भैया PT को कन्वर्ट किस में करना है, VT में, PT को VT में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान से देखो, क्या ये A से B वाले प्रोसेस में तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट दिख रहा है, A से B वाला ओरिजिन से पास कर रहा है तो वॉल्यूम कांस्टेंट, A से B में वॉल्यूम कांस्टेंट इसमें भी है, इसमें भी है, और A से B में वॉल्यूम कांस्टेंट इसमें भी है, दोनों में है। चलते हैं भैया, अब इन दोनों में देखते हैं कौन सही है। फिर B से C देखो तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, B से C टेम्परेचर इसमें भी कांस्टेंट है, B से C टेम्परेचर इसमें भी कांस्टेंट है, दोनों सही हैं। फिर C से A में टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, C से A में, C से A में टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, ये भी सही है। C से A में टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये गलत हो गया। तो थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड A इफ वन साइड इज यूनिफॉर्मली चार्ज लैम्डा पर यूनिट लेंथ। भैया कितना पास करेगा, साइड ले लेते हैं, कितनी साइड्स होती हैं 4, तो Q/4ε0। Q को क्या लिखते हैं, लैम्डा इंटू L, L मतलब साइड है A, लैम्डा A/4ε0। आंसर इज द थर्ड पार्ट। भैया कितना पास करता है, Q/ε0, साइड्स कितनी हुई 4, तो टोटल कितना पास करेगा Q/4ε0। चलते हैं भैया। An object is moving towards a concave lens of focal length 24 cm. When it is at a distance of 60 cm from the lens, its speed is 9 cm per second. The speed of image at that instant. देखो भैया यहाँ पर कॉन्केव लेंस, लेंस अपना किस में है, रेस्ट में है। तो एक बात बहुत पक्की है, हमने बहुत साफ साफ शब्दों में पढ़ाया है, स्पीड ऑफ इमेज इज इक्वल टू -m² इंटू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। m कितना हो जाएगा, f/u - f का होल स्क्वायर इंटू v ऑब्जेक्ट। तो -f की वैल्यू है 24 और 60 - 24 कितना हो जाएगा 36, और v ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है भैया 9। तो 6 4 जा 9, 6 6 जा 36, 2 2 जा 4, 2 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा कितना हो जाएगा भैया 6, हाँ यही आएगा। ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है 9। ठीक है बच्चा, देख लो यार कहीं मिस्टेक तो नहीं है, आंसर तो मैच नहीं कर रहा है यार, कुछ मिस्टेक हमें लग रहा है। 24/36 इंटू 9 6, ओके गलती हो गई यार, ना यार कुछ तो चक्कर है। 20, अच्छा स्क्वायर करना है यार, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया 4/3 का स्क्वायर 9 इंटू 9। अब 9 से 9 कैंसिल करो, अब आ जाएगा 4। और नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये किधर मूव करेगा भैया, अवे फ्रॉम द मिरर। किधर मूव करेगा, अवे फ्रॉम द मिरर। ये कॉनकेव मिरर फिर होगा, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर होगा। ठीक, चलो भैया बात समझ में आ गई।
बस यहां पे एक बात ध्यान रखनी, एफ अपॉन यू माइनस एफ का होल स्क्वायर है, ठीक। तो यहां पर 24/36 2/3 आएगा, उसका होल स्क्वायर करोगे तो 4/9। आगे बढ़ते हैं। A small telescope has an objective length of focal length 144 centimeter and an eyepiece of focal length 6 centimeter. The separation between the objective and eyepiece, बिल्कुल हलवा सवाल है, हलवा बिल्कुल बच्चा। लेंथ ऑफ द ट्यूब भैया क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ऑब्जेक्टिव का 144, आईपीस का 6, कितना हो जाएगा भैया 150। आंसर इज द 150 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ 34। If two waves each of intensity I naught having the same frequency but differing by a constant phase angle 60 degree superposes at a certain point in space, then the intensity of resultant wave, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, I resultant is equal to I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 cos थीटा। तो ये I नॉट हो गया, ये भी भैया I नॉट हो गया, और ये हो गया 2 I नॉट cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज द 3 I नॉट। करेक्ट ऑप्शन इज द 3 I नॉट। मतलब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन भैया तुम्हारे सामने है। लो यार, इन एन इंटरफियरेंस एक्सपेरिमेंट, ऐसा सवाल पूछा गया है पेपर में। फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज obtained in the screen with a light of wavelength this, what should be the wavelength of the light source in order to obtain sixth bright fringe at the same point पर। तो पढ़ाया हुआ है n1 lambda 1 is equal to n2 lambda 2, n1 is the 4, lambda 1 is the 600 nm, n2 is the 6, lambda 2 फाइंड करना है, 6 से कैंसिल करो 100, तो क्या lambda 2 तुम्हारे पास 400 nm आ गया। कोई समस्या यार, इसमें कोई समस्या हो ही नहीं सकती है, ठीक। चले भैया आगे बढ़ा जाए। लो एक और सवाल आ गया तुम्हारे सामने, चलो भाई इसको करके जरा बता दो। बेसिक थ्योरी है यार, इसको जरा ट्राई करके जरा बता दो भैया। कह रहा है फोटो सेंसिटिव मेटालिक सरफेस हैज वर्क फंक्शन h न्यू नॉट इफ फोटॉन्स ऑफ एनर्जी दिस फॉल्स ऑन द सरफेस, सरफेस पर इतनी एनर्जी आ रही, तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहे हैं उनकी मैक्सिमम वेलोसिटी ये दी गई है, मतलब हाफ एम वी मैक्स 9 इंटू 10⁶, ये दी गई स्पीड, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट, जो कि कितना आ जाएगा h न्यू नॉट, ठीक। कह रहा है व्हेन द फोटोन एनर्जी इज इंक्रीज टू 5h न्यू नॉट, जो 2h न्यू नॉट था अब वो कितना हो गया भैया 5h न्यू नॉट, कितना आ गया 5h न्यू नॉट, देन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, भैया फिर से फॉर्मूला वही, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, अब हो गया 5h न्यू नॉट, वर्क फंक्शन वही रहेगा भैया, माइनस h न्यू नॉट, दिस इज 4h न्यू नॉट। अब यहां भैया हाफ एम वी नॉट वी मैक्स का स्क्वायर 4 इंटू एच न्यू नॉट, कितना हो जाएगा, एच न्यू नॉट की वैल्यू ये दी गई है हाफ एम 9 इंटू 10⁶ का पावर 2। बोर्ड लग रहा है बेटा हैंग कर रहा है ना, ठीक। अब देखो वी मैक्स अगर निकालोगे, अंडर रूट ले रहे हैं, 4 का अंडर रूट 2 और 9 इंटू 10⁶ स्क्वायर के बाहर आ जाएगा, तो 18 इंटू 10⁶। लो भैया आसान सवाल है, कैलकुलेशन भी बहुत आसान थी। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या कह रहा है, द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वेरी क्लोज टू अर्थ इज टी, द काइनेटिक एनर्जी, बताओ भैया अगर मूव कर रहा होगा तो क्या काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होगी, क्या हाफ एम रोटेट कर रहा है तो वी हो जाएगा आर ओमेगा का स्क्वायर, तो क्या ये हाफ एम इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, एंगल 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड टी का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। बताओ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या ये 2 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर,
आंसर इज द सेकंड पार्ट। बोलो यार बात पक्की है, आसान सवाल है। अगला क्वेश्चन, a 200 watt sodium street lamp emits yellow light of wavelength this, assuming is to be 50% efficient in converting electrical energy into light energy। किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल को लाइट में। द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ येलो लाइट इट एमिट्स पर सेकेंड। नंबर ऑफ फोटोन, कितने फोटोन ये एमिट करेगा। चलते हैं भैया फाइंड करते हैं। जरा पहले पावर लिख लेते हैं। क्या पावर अपने पास एनर्जी अपॉन टाइम, मान लेते हैं कितने फोटोन n, और एक फोटोन की एनर्जी hc अपॉन लैम्डा, और टाइम कितना ले लिया भैया t। और कितना कन्वर्ट कर सकता है भैया? 50%। कितना कन्वर्ट कर सकता है? 50%। ठीक है, तो ये जो पावर अपने पास है 200 वाट, ये हो जाएगा 50% मतलब 100 इज इक्वल टू n निकालना है। hc की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वैल्यू रखनी पड़ेगी भैया 6.6 इंटू 10⁻34, c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा इज द 0.6 माइक्रोमीटर, मतलब 0.6 इंटू 10⁻⁻6, और टाइम पर सेकेंड 1। ठीक है, तो यहां से n की वैल्यू यार आ जाएगी, और आंसर जो n की वैल्यू का निकल के आएगा 3 इंटू 10⁻20। ठीक है, चलते हैं भैया। ठीक, कैलकुलेशन यार तुम्हें खुद करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन लैम्डा नॉट व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड टू सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। थर्ड से किस में जा रहा है? सेकेंड में। इधर देखो 1 अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर, मतलब थर्ड से सेकेंड में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो क्या ये 5r/36 होगा। और दूसरे में कह रहा है इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फोर्थ टू सेकेंड, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 से सेकेंड 1/4 माइनस 1/16, तो क्या ये बच्चा अपने पास वैल्यू अगर निकाल के आएगी तो 3r अपॉन 16 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, r से r चला गया, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36। ठीक है, अब देखो लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट कितना हो जाएगा? 4 ऊपर जाएगा 20 अपॉन 27, तो लैम्डा इज इक्वल टू 20 अपॉन 27 लैम्डा नॉट। आंसर इज द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, द एनर्जी रिलीज्ड बाय द फिजन ऑफ 1 यूरेनियम एटम इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द नंबर ऑफ फिजन पर सेकेंड रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ फिजन पर सेकेंड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस 6.4 वाट ऑफ पावर इज। कितने वाट भैया? 6.4 वाट। चलते हैं। द फिजन ऑफ 1, एक यूरेनियम एटम से इतना। ठीक है, इतना, इतने से कितना होगा? तो n इज इक्वल टू p बाई ई, टोटल है 6.4 वाट, और एक से इतना हो रहा है 200 मेगा 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हमारी बात समझ में आई? एक से इतना यूरेनियम से, तो इतने एनर्जी से कितना फिजन प्रोसेस, कितने एटम जो है फिजन करेंगे। ठीक है, तो टोटल अपॉन 1 से डिवाइड कर देंगे एक की एनर्जी से, तो आंसर आ जाएगा 4 हो गया 50, 1 अपॉन 50 इंटू ये भैया 10⁻13 ऊपर चला जाएगा, तो इसको अगर और सॉल्व किया जाए तो 0.0102 इंटू 10⁻13, तो 2 इंटू 10⁻15 हो जाएगा। आंसर इज द थर्ड पार्ट। अगला क्वेश्चन, इफ द फॉलो, अच्छा ये यार बताना क्या है इसमें, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसका ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम। आंसर मिल गया। आंसर इज द लास्ट पार्ट ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसका ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम। खत्म सवाल। अगला सवाल, इन अ फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड द पोटेंशियल बैरियर, किसकी बात हो रही भैया? पोटेंशियल बैरियर की।
क्या पोटेंशियल जो पीएन जंक्शन के क्रॉस होता है भैया, क्या वो सिमेट्रिकल नेचर का होता है, सिमेट्रिकल और लीनियर, और जिसमें पी साइड अपना नेगेटिव होता है और एन साइड अपना पॉजिटिव होता है। डिप्लीशन लेयर, बैरियर पोटेंशियल, पी साइड नेगेटिव और एन साइड पॉजिटिव। इसमें भैया कौन सा दिख रहा है, पी साइड नेगेटिव और एन साइड पॉजिटिव, ये अपने पास दिख रहा है। ठीक, तो सेकंड पार्ट अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। चला जाए भैया, पी साइड, अच्छा इसमें देखो एन साइड इसमें भी नेगेटिव है, लेकिन वो पी से, एल साइड पॉजिटिव है लेकिन वो पी से कम पोटेंशियल पर है, तो हमें पी से हायर पोटेंशियल चाहिए लेकिन वो पी साइड वाला नेगेटिव हो और एन साइड वाला पॉजिटिव हो। अगला क्वेश्चन, इन एन पीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर 108 इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एमिटर इन 10⁻⁻8 सेकेंड। इफ 1% इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट इन द बेस, द फ्रैक्शन ऑफ करंट दैट एंटर्स द कलेक्टर। देखो फ्रैक्शन जरा निकाल लेते हैं करंट का, फ्रैक्शन ऑफ करंट। देखो लॉस कितना हो रहा है, 1%। मान लेते हैं कितना था, 100 इलेक्ट्रॉन, तो एक का लॉस हुआ 100 - 1, टोटल कितना था 100, तो 99/100 कितना आ गया, 0.99। ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ करंट। उसके बाद भी कह रहा है कि करंट एम्प्लीफिकेशन, करंट एम्प्लीफिकेशन, तो भैया क्या बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा IC/IB, और IC क्या है 0.99, IE ले लेते हैं, IE एमिटर वाली करंट का, और IB क्या हो जाएगा भैया 0.01 ना, 0.01, समझ में आ रही बात, 0.1 IE, 1% था ना, 1% को 0.01, और 99 क्या था, ये था अपने पास। कलेक्टर कैंसिल कर लेते हैं, क्या ये 99 आ जाएगा, तो कितना आया 0.99 एंड 99, फोर्थ पार्ट। अगला क्वेश्चन, इन अ जीनर डायोड हैज अ कॉन्टैक्ट पोटेंशियल ऑफ 1 volt in the absence of biasing. It undergoes Zener breakdown for an electric field of 10⁶ volt per meter. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड at the depletion region of PN junction, if the width of the depletion region is 2.5 micrometer, what should be the reverse biased potential? अच्छा, जीनर ब्रेकडाउन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये दी गई है, तो पोटेंशियल हो जाएगा E × D, और E की वैल्यू कितनी है 10⁶, और D कितना है 2.5 माइक्रोमीटर, मतलब 10⁻⁻6। ये इससे चला जाएगा, 2.5 वोल्ट इज द पोटेंशियल फॉर जीनर ब्रेकडाउन, 2.5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, द कर्व बिटवीन द चार्ज डेंसिटी एंड डिस्टेंस नियर पीएन जंक्शन। फिर से हमने बताया कि पीएन जंक्शन में P अपने पास कैसा होता है भैया, नेगेटिव, और N कैसा होता है, पॉजिटिव। P कैसा होगा भैया, नेगेटिव, और N कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है बेटे, चला जाए, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट। चलते हैं, 3 rods of same dimension has thermal conductivities 3K, 2K and K. They are arranged as shown with their ends at 100 degree Celsius, 50 degree Celsius and 0 degree Celsius. The temperature of their junction. इस जंक्शन पर भैया टेम्परेचर हमसे पूछ रहा है। फिर से करंट ये जा रही है I1, इसमें गई I2, इसमें गई I3, तो क्या I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 हो जाएगा भैया, क्या ये 100 - थीटा अपॉन K A T1 - T2 अपॉन L होता है, ये 3K इंटू A अपॉन T1 अपॉन L इज इक्वल टू, इधर लिखते हैं थीटा -50 इंटू 2K इंटू A अपॉन L, और इसका लिखते हैं भैया थीटा -0 इंटू KA अपॉन L। L से L गया, KA से KA चला गया, तो 300 - 3 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा -100 प्लस का थीटा, तो आ जाएगा 6 थीटा इज इक्वल टू 400।
और थीटा कितना हो जाएगा भैया 400/6 मतलब 200/3। आंसर इज द सेकेंड पार्ट। ये तो आसान सवाल था, बहुत पहले से फेमस है कि I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। चलते हैं। इन द फॉलोइंग कॉमन एमिटर करंट बीटा इज 100, VC इज दिस, VB इज नेग्लेजिबल, मतलब VB का पोटेंशियल नेग्लेजिबल है, RC 2 किलो ओम। हमें IB फाइंड करना है, ठीक है, IB फाइंड करना है। चला जाए भैया, IB हमें फाइंड करना है। चलते हैं, तो पोटेंशियल जरा इसके क्रॉस निकालते हैं यार। क्या V इज इक्वल टू हो जाएगा IC इंटू RC प्लस VCE का पोटेंशियल, और IC की वैल्यू दी गई है, IC गिवन नहीं है ना, IC इज नॉट गिवन, IC नहीं पता। तो एक काम करते हैं, RB अपने पास पता है, नहीं RB भी नहीं पता, ये तो लोचा हो जाएगा। ठीक है, तो IC इंटू RC की वैल्यू कितनी है, RC इज द 2 किलो ओम, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस प्लस का 3। VCE कितना है 2 किलो ओम, 2 इंटू 10 टू पावर नहीं है, VCE है 7 वोल्ट, ठीक है, VC है 7 वोल्ट इज इक्वल टू V, ठीक है। चलो भैया, V की वैल्यू कहाँ दी गई है, V इसके क्रॉस निकालना। अच्छा, ये वैल्यू अपने पास दी गई है ना, जो पोटेंशियल इसके क्रॉस वही पोटेंशियल इसके क्रॉस, तो ये हो जाएगा 15। अब आ जाएगा बेटा 15 माइनस 7 8 इज इक्वल टू IC इंटू 2 इंटू 10 टू पावर 3, तो 2 4 जा 8, तो IC हो गया 4 मिली एम्पियर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है IB, और बीटा कितना होता है IC अपॉन IB, और भैया बीटा कितना है 100 और IC कितना है 4 मिली एम्पियर, और IB हमें निकालना है, तो IB अपने पास कितना हो जाएगा भैया 0.04 मिली एम्पियर। आंसर इज द सेकेंड पार्ट। चला जाए, आगे बढ़ा जाए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। Doppler effect will not observed when source and observer both are at rest। जब दोनों के दोनों किस में होंगे, रेस्ट में, तब वो डॉपलर इफेक्ट को नहीं शो करेगा। चले भैया, if a dipole moment P is placed in uniform electric field E, then torque is equal to, कल ही बताया था भैया, P क्रॉस E। फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट आंसर, P क्रॉस E। टाउ इज इक्वल टू, भैया पढ़ाया नहीं है ये P क्रॉस E, और कल ही पढ़ाया था क्वेश्चन जब करा रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक का। कल का मतलब कि हमने कराया था 5 मार्च को, और आज होली है, ठीक, तो होली के दिन के पहले की बात हो रही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। द टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टिव लूप व्हेन इट इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो, इंड्यूस्ड चार्ज की बात कर रहा है। इंड्यूस्ड चार्ज किस पर डिपेंड करेगा, क्यू इंड्यूस्ड के बारे में बताया था, कितना होता है डेल्टा फाई अपॉन आर, डिपेंड्स ऑन द नेट चेंज इन फ्लक्स, नेट चेंज इन फ्लक्स। आंसर इज द फाइनल, नहीं, द टोटल चेंज इन फ्लक्स। आंसर इज द थर्ड पार्ट। चलिए भैया, तो होली की भैया हार्दिक शुभकामनाएं, मिलिए, मिठाई खाइए और खुश रहिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। बाय बाय बच्चों, गुड नाइट।